तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से आयुर्वेदाचार्य प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी, साथ ही हमारे साथ हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इस संक्रमण के दौर में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट्स से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0120-715-3787 और 0120-715-3826। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। पृथ्वी गिरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और हम समझना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर लगातार जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई कोई भी पेशेंट लड़ता है और जब वो रिकवर कर जाता है, जब वो ठीक हो जाता है, तो उसे लगता है कि एक बड़ी लड़ाई जो है उसने लड़ी है, एक जंग उसने जीत ली है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी पेशेंट की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। आखिर किस किस तरीके की परेशानियां जो हैं कोरोना से रिकवर करने के बाद पेशेंट्स के सामने आती हैं? हेलो जी कमलेश जी, आवाज आ रही है आपको? पृथ्वी गिरी जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, हम समझना चाहते हैं कि कोरोना से रिकवर करने के बाद पेशेंट्स के सामने किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद भी उनमें से मेन जो प्रॉब्लम है वो हर थर्ड में से एक मरीज को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। मानसिक साइकेट्रिक इशू भी होते हैं। फेफड़े रिकवर होने के बाद में भी उसका कुछ अंश बच जाता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, हार्ट अटैक भी देखने में आए हैं। हालांकि किडनी का इशू है, वो एक्यूट इंजरी होती है, वो ठीक हो जाती है। ये जो हाइपर कोगुलेस्टेट बार बार में आ रहा है कि यंग में हार्ट की वजह से डेथ होना, ब्रेन में स्ट्रोक होना, थक्का बनना, और अभी इन दिनों में जो देखने में आ रहा है एक डेडली ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस। तो इनमें से वो लोग सभी में ऐसे डरने की जरूरत नहीं है जिनमें रिस्क फैक्टर हैं या जो रोगी सीवियर रहे हैं, उन्होंने स्टेरॉइड लिया है। उन लोगों में कुछ खतरनाक वाले इन्फेक्शन है, उनको जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो सिम्टम जो रहते हैं, जो एक लिस्ट ऑफ नंबर है, वो कुछ समय में रिकवर हो जाते हैं। तो कोरोना से जो मरीज, कुछ विशेष प्रकार के मरीज, सभी नहीं कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली रिकवर हो जाते हैं। कुछ रिस्क वाले मरीजों को कुछ समय तक अपने आप को असेस करना, कुछ चीजों का ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जी, अब जैसा आपने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डर है। आपने कई बीमारियों का हालांकि यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है ये कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों के जहन में सबसे ज़्यादा डर फैला रहा है। इसे लेकर किस तरीके की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? कैसे कोई भी पेशेंट रिकॉग्नाइज करे शुरुआती स्टेज में ही, शुरुआत में ही बिल्कुल, कि उसे ब्लैक फंगस ने अपनी चपेट में ले लिया है? देखिए, मैं ब्लैक फंगस के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि ये पहले कोरोना से पहले बहुत कम केस देखने में आते, यदा कदा कोई केस आता था। लेकिन कोरोना की सेकंड वेव के बाद ब्लैक फंगस के एकदम इनके नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मेडिकल साइंस में यदि ये ब्रेन में इंटर कर जाए और मेडिसिन के अभाव में इसको हम डेथ सेंटेंस मानते, खतरनाक होता है। लेकिन यदि इसको समय पे इसकी पहचान हो जाए, जो शुरुआती लक्षण बहुत साधारण होते हैं, जो कोरोना से परेशान मरीज इसको मिस कर सकता है। लेकिन ये सभी में नहीं होता, सभी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा वो मरीज आ रहे हैं जिनको कोरोना है या कोरोना से जो ठीक हुए हैं, लेकिन उनमें शुगर की प्रॉब्लम रही है। शुगर कंट्रोल होने में इतनी दिक्कत है, अनकंट्रोल्ड शुगर, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, उन मरीजों के अंदर ये ब्लैक फंगस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसको जो है अर्ली स्टेज में यदि इसका पहचान हो जाए और इलाज चालू हो जाए तो इससे ये ठीक हो सकते हैं व्यक्ति। घबराने की जरूरत नहीं है। यहां मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये इन दिनों में जो हम रोजाना मरीज देख रहे हैं, उनमें शुरुआती लक्षण बहुत साधारण होते हैं। साधारण कहा, आंख में दर्द होना, आंख का लाल होना, सूजन आना, दो दिखना, दिखने में दिक्कत होना, अनबियरेबल असाधारण सर दर्द होना,
चेहरे पे दर्द होना, नाक में दर्द होना, आसपास कोई ब्लैक स्कार बन जाना, जबड़ों में दर्द, दांत का ढीला होना, ये इसके शुरुआती साधारण लक्षण हैं। यदि ये मिस हो जाते हैं तो ये खतरनाक रूप ले सकता है, लेकिन ये सभी में नहीं होता, ये भी ध्यान देने की बात है। पर्टिकुलरली वो मरीज जिनमें शुगर अनकंट्रोल रहा है, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, हमारे साथ कमलेश शर्मा जी जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो भी जुड़ गए हैं। कमलेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और सर, हम क्योंकि पोस्ट कोविड जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जब कई तरीके की समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, डॉक्टर साहब पृथ्वी गिरि जी ने भी बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ दर्शक भी हमारे साथ हैं, इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अब मैं चाहूँगा कि उनके सवालों के जवाब भी आप लोग दें। अमित हमारे साथ हैं। अमित, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार। मैं झुंझुनू से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? ये मेरी मम्मी जी ने एलर्जी टेस्ट करवाया था। जी, बोलते रहिए अमित, टीवी के माध्यम से नहीं, फोन के माध्यम से बात कीजिए। और उसमें एविल है वो रिएक्शन करती है, वो डाइक्लोफेनेक जो वोरेन है वो रिएक्शन करती है, और क्लोरोक्विन है वो, और एनाकोर्टेल ये क्या के रिएक्शन करती है। ये दवाइयाँ रिएक्शन कर रही हैं? जी सर। तो क्या कोरोना पॉजिटिव है आपकी माँ? ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हम ये कोविड-19 वाला टीका लगवा सकते हैं क्या? जी, पृथ्वी गिरि जी उनका कहना है कि जो दवाइयाँ हैं उनको रिएक्शन करती हैं, तो क्या वो टीका लगवा सकते हैं? हेलो, क्या एक बार जरा फिर से दोहराएंगे? कमलेश शर्मा जी, जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो माता जी हैं उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जो अलग अलग दवाइयाँ हैं वो रिएक्शन करती हैं अगर वो दवाइयाँ उनको कंज्यूम करती हैं, लेकिन अगर वो वैक्सीन लगवाएं तो क्या उनके लिए ठीक रहेगा? नहीं, अगर उनको कोविड पॉजिटिव नहीं रहा है अभी तक और कोई दूसरी समस्याएं यदि नहीं हैं तो उनको वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। उनका अगर कोई कोमॉर्बिड समस्याएं पहले रही हैं यदि, तो उनको दवाओं को कंटिन्यू रखते हुए उनको वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। मैं जो है डॉक्टर कमलेश आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम एलोपैथी के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं एलोपैथी के ऊपर, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से फुल हैं, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो किस तरीके से इस वक्त कम पड़ रही है, अब किसी भी स्टेट की अगर आप यहाँ पर बात करें, लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में आयुर्वेद किस तरीके से मदद कर सकता है? जी हाँ, आपने एक ठीक बात पूछी है। आज कोविड पेशेंट से निपटने के बाद जिनको नेगेटिव हो चुका है उनमें रिहेबिलिटेशन एक बड़ी समस्या आ रही है, और ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं जो कोविड से नेगेटिव होने के पश्चात भी कुछ ऐसे बीमार जिनको लंग्स में अभी भी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे युवक जिनको हार्ट की समस्याएं घेर रही हैं, कुछ एक केसेज ऐसे भी हैं जिनको किडनी की समस्या भी ध्यान में आ रही है। बहुत रेयरली ऐसे केसेस भी हैं जिनको ब्लैक फंगस वाली समस्या आकर के आँखों में दिक्कत आ रही है। कुछ गिने चुने पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनके जबड़े में, दांतों में, मसूड़ों में समस्याएं आकर उसके कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे कोविड मैनेजमेंट अपने आप में ज़रा मुश्किल टास्क था, अब उनका रिहेबिलिटेशन, उनका पुनर्वास भी एक बड़ी चुनौती चिकित्सा जगत के सामने है। तो इसको ज़रा हमें सिस्टम वाइज बात करनी चाहिए कि कहाँ जिन रोगियों में अगर फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है यदि, तो उनको उसके अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। हृदय से संबंधित है या वृक्क से संबंधित है तो जिस सिस्टम विशेष, जिस तंत्र विशेष या जिस ऑर्गन में ये समस्याएं आ रही हैं उसी के अनुरूप आयुर्वेदिक मैनेजमेंट उनको करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कुछ बता सकता हूँ कि अब ज़्यादातर जो केसेज आ रहे हैं सबसे ज़्यादा लंग्स के रिहेबिलिट करने वाली बातें हैं। तो एक चीज़ हम समझ लें कि फेफड़ों में इस कोविड का जो दुष्प्रभाव आया है, एक तो हमारी जो श्वास की नलिकाएं हैं उनकी जो दीवारें हैं उनमें लंबे समय तक जो सूजन रही, और सूजन रहने के कारण उनमें एक जो रिजिडिटी, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें कुछ कमी आई है, पहली चीज़।
दूसरा, फेफड़ों के वे वायु कोश जहां ऑक्सीजन का खून के साथ आदान प्रदान होता है, उस झिल्ली में भी सूजन होने के कारण उसका जो ट्रांसमिशन का काम है ऑक्सीजन के लेने देने का, उसमें कमी आती है। तो ऐसी स्थिति में उनको रिहेबिलिट करने में थोड़ी परेशानी रहती है। तो 2-3 स्तर पर उनको व्यवस्था करने की ज़रूरत है। पहले कुछ औषधि व्यवस्थाओं में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनको आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से उनको काम में लेना चाहिए। अगर फेफड़ों की समस्या है तो अपने आसपास में खूब अड़ूसा है, कंटेली है, मुलटी है, जूफा है, बनफसा है, बहेड़ा है, इनसे बने हुए योग और बहुत से ऐसे ही हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस हैं जो लंबे समय तक बनी रही सूजन को दूर करेंगे। ये औषधि व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था यौगिक व्यवस्था है। तो आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्राणायाम के 2 प्रकार, जिनमें से एक ओम चैंटिंग और दूसरा बस इसका प्राणायाम के एक जो प्रकार है ना, जिसमें हम ओम चैंटिंग करें, और ओम चैंटिंग करते समय वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑटोमेटिकली सीक्रेट होता है, जिसको आजकल इजराइल और अमेरिका में ऐसे केसेस में काम में लिया जा रहा है। तो नेचुरली वो इंडिजिनस उस व्यक्ति के शरीर में पैदा होता है। जब वो हमिंग होती है, उस हमिंग के प्रभाव से बिल्कुल फेफड़ों में स्वयं वो पैदा करता है। उस कारण से लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं रामवीरा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि प्लाज्मा डोनेट जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए वही कर सकते हैं, या फिर जिसकी दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और उनकी रिपोर्ट है जो नेगेटिव आती है वो भी कर सकते हैं? जी, मैं चाहूँगा पृथ्वीगिरी जी आप इसका जवाब दें कि प्लाज्मा, जो अगर समराइज करें इस सवाल को, कि प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है? प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हाल ही में जो व्यक्ति हैं उसको कोरोना हुआ है और उसका कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। एक जो पेशेंट है वो नहीं कर सकता। इसके अदर जो है उनके अंदर कोमोर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो हेल्दी, हम इसको बोलते हैं कि हेल्दी प्लाज्मा डोनर जो कोविड से कंप्लीटली रिकवर हो चुका है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनर बन सकता है। कितना फ्रिक्वेंटली प्लाज्मा जो है डोनेट किया जा सकता है और कितनी बार किया जा सकता है? प्लाज्मा डोनेट करने के लिए यूजली हम ब्लड के जो अदर पैरामीटर को ही फॉलो करते हैं। एक हेल्दी जो डोनर होता है उसके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको यूजली, हम यदि हेल्दी होता है तो सिंगल टाइम, और एक व्यक्ति का बार बार लेने की बजाय हम मल्टीपल डोनर उसके लिए चूज करते हैं। चलिए, रविंद्र एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या सवाल है आपका? नरेंद्र सर, नरेंद्र जी, क्या बताइए, सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि क्या जो ब्लैक फंगस है, क्या वो कोरोना पॉजिटिव को होता है, या कोरोना पॉजिटिव नहीं हो उसको भी होने की संभावना रहती है क्या? किसको ब्लैक फंगस जो है वो हो सकता है डॉक्टर गिरी? अच्छा, देखिए, ब्लैक फंगस जो है पहले साल में हमारे पास कोई 1-2 केस आते थे हार्डली, लेकिन अभी कोरोना के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। तो ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक फंगस कोरोना पीड़ित या कोरोना से ठीक होने के बाद ही होता है। ये उन लोगों में होता है, सबसे ज्यादा तो देखने में आता है वो अनकंट्रोल्ड शुगर, चाहे वो कोरोना से हो चाहे बिना कोरोना हो। लेकिन कोरोना के इलाज में जो सीवियर जो डिजीज के रोग हैं उनमें स्टेरॉइड को एक लाइफ सेविंग मानते हैं, और उससे कई बार शुगर बढ़ जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो कोरोना के बाद इनका नंबर बढ़ा है उन मरीजों में जिनमें शुगर अनकंट्रोल रहा है, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है। लेकिन ब्लैक फंगस के अलावा भी बिना कोरोना के शुगर के मरीज, कैंसर के मरीज और एक जो थैलेसीमिया के मरीज है हीमोग्लोबिन, उन लोगों में भी ये हो सकता है। लेकिन आज का जो कंसर्न है, इसके नंबर एकदम से बढ़ गए हैं, वो है उसमें जो कोरोना उसका प्रेसिपिटेंट रहा है। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर कमल शर्मा जी, जो म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी है, ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारी है, क्या आयुर्वेद में उसके लिए या उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि अमूमन ये हो रहा है कि कोरोना से जो लोग रिकवर कर रहे हैं उन पर म्यूकोरमाइकोसिस का जो है अटैक हो रहा है, क्या ऐसा ना हो और जो इम्यूनिटी है इसके खिलाफ वो थोड़ा बिल्डअप हो सके, उसके रेट में कुछ कमी आ सके? कुछ स्टेट्स में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसके लिए कोई गुंजाइश आयुर्वेद में? जी, देखिए, ये ब्लैक फंगस का नए केस सामने आने लगे हैं। आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है कि वहाँ आज कोई नई बीमारी भी पैदा होती है तो हम उसको कैसे एड्रेस करें। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रोगी बताता है,
कुछ चीज़ें हैं जो चिकित्सक उनको ऑब्जर्व करता है, और कुछ चीज़ें आजकल पैथोलॉजिकल ये चीज़ें जब हम जान पाते हैं तो उनके लिए इनकी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं। तो इसको भी 2 स्तरों पर हमको विचार करना पड़ेगा। पहला एक इन जनरल इम्यूनिटी, कि किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी जो इस वायरस के कारण शरीर में आई है उसका दुष्प्रभाव शरीर पर न हो, कम से कम हो। दूसरा, पर्टिकुलर जिस सिस्टम जिस ऑर्गन पर उसका दुष्प्रभाव आ रहा है उसके लिए उसको लक्ष्य करके विचार करना। तो अगर मान लीजिए ब्लैक फंगस का दुष्प्रभाव आंखों पर यदि आ रहा है तो आंखों को, ज्योति को, पूरा जो ये सिस्टम है दृष्टि वाला, दृष्टि पटल से लेकर के ब्रेन तक, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं उनका प्रयोग हम करा सकते हैं। इन जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से जितने रसायन प्रयोग है उसमें अश्वगंधा है, मुलेठी है, गिलोय है, शतावरी है, ऐसे बहुत से रसायन प्रयोग हो गए। आंखों के लिए जब प्रयोग करना तो त्रिफला का प्रयोग इसमें एक हो सकता है, जिसमें त्रिमद है, त्रिकटु है, और इनसे सिद्ध अनेक प्रकार के ऐसे घृत योग हैं जिनका लोकल स्थानिक प्रयोग भी हम आंखों के लिए कर सकते हैं, और इन ओरली खाने के लिए भी उनका प्रयोग करेंगे तो हमारे दृष्टिपथ में आने वाली जो बाधा है, चाहे वो ब्लैक फंगस के कारण हो या कोरोना के कारण और भी हो, तो उसमें लाभ मिलता है। तो योग्य चिकित्सक के साथ योग्य परामर्श लेकर के ये बचाव के लिए भी, रिहेबिलिटेशन के लिए भी और इम्यूनिटी के नाते स्ट्रेंथन करने के भी इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। जी, रामनिवास एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामनिवास जी, क्या सवाल है आपका? मैं रामनिवास बिश्नोई अर्ज कर रहा हूँ सर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में जोड़ा साहब बैठे हैं तो उनमें ये ब्लैक फंगस आ जाता है, तो उसमें लोगों से आपसे अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब उनसे गांव में लोगों को समझाए कि उनके जोड़ा साहब के चक्कर में न पड़ के और डॉक्टरों को बताए बड़े शहर में। पृथ्वीगिरी साहब, ये बड़ी दिक्कत इस वक्त पेश आ रही है, खासतौर पर गांव देहात के जो क्षेत्र हैं, गांव ढाणियां जो हैं वहां पर, कि जो पेशेंट्स हैं जब शुरुआती स्टेज होते हैं, जब क्योरेबल होती हैं चीज़ें, तब वो झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में रहते हैं, और जब स्थितियां क्रिटिकल हो जाती हैं तो हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कंट्रोल जो है करना मुश्किल हो जाता है। जी, देखिए ये जो प्रॉब्लम है ब्लैक फंगस की, रियल में ही बहुत ही बड़ा इशू है। मैं अपने जी पिछले 5 दिन का एक्सपीरियंस बताऊं तो कम से कम 25-30 मरीज हमारे पास आए हैं। उनके जो आंख में दर्द है, जबड़ों में दर्द चालू हुआ, वो लेट हो गए, शुगर रहा, अनकंट्रोल रहा। हमें 2 मरीजों की चलते फिरते 30 से 40 साल मरीजों की आंखें नहीं निकालनी पड़ी, जबड़े की हड्डी तक निकालनी पड़ी। ये इस फंगस की अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेयर डिजीज है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अर्ली स्टेज पे इसकी आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है। उन लोगों के लिए मेरा संदेश रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये ब्लैक फंगस सब में नहीं होता है। बॉडी के अंदर अपनी इतनी इम्यूनिटी होती है कि बॉडी इसको खुद ही रोक लेती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, जो शुगर के मरीज हैं, कोरोना के ट्रीटमेंट से, कोरोना के स्ट्रेस से शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, और अनकंट्रोल शुगर के मरीज हमें लगभग वही मरीज देखने में आता है जिनमें ब्लैक फंगस होता है। तो पहली चीज, जिन पेशेंट को शुगर है वो अपना शुगर टाइटली कंट्रोल रखें, वो फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें। दूसरा, उनके यदि इससे रिलेटेड आंख के सिम्टम हो सकते हैं, हेड एक हो रहा, नाक में हो सकता है, कुछ भी ऐसा लगे अनयूजुअल, हम इस स्टेज पे कहना चाहते हैं कि चेहरा, आंख और सर में कोई भी अनयूजुअल चीज है, चाहे वो सर दर्द है, साधारण नहीं होकर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, चेहरे में सूजन है, नमनेस है, उसको ब्लैक फंगस मान के ही रहें और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें कि उनको ब्लैक फंगस हो सकता है क्या, क्योंकि अर्ली स्टेज इसके लिए ठीक रहती है, फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, उसको बचाना भी भारी हो जाता है। तो वहां पे कोई भी आसपास एक जो ट्रेंड जो प्रैक्टिशनर है वो इसको सिम्टम के साथ में डिटेक्ट कर सकता है। जी, लक्ष्य एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लक्ष्य, क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है कि जो ब्लैक फंगस है वो लक्ष्य थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या ब्लैक फंगस आंखों से भी फैलता है? क्या ब्लैक फंगस आंखों से भी फैलता है? आंखों से भी फैलता है क्या ब्लैक फंगस? और क्या ये जो है पृथ्वी जी, ये छुआछूत वाली बीमारी है, कुछ इस तरीके का भी है? देखिए, ये छुआछूत का रोग नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये इन नाक और नाक पास के आसपास के एरिया से चालू होता है, वहां से खून की नसों में इंटर करता है, आंख में जा सकता है और ब्रेन में भी जा सकता है। कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट आंख से भी चालू होता है, लेकिन लोग डरे हुए ज्यादा हैं। हर सर दर्द को, हर आंख के दर्द को, हर चेहरे के दर्द को वो ब्लैक फंगस समझ रहे हैं। मैं फिर यहां और क्लियर कर दूं, ये उन लोगों में होता है, इनके लिए कुछ लोग स्पेसिफिक ग्रुप होता है, डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज, कैंसर के मरीज,
जो ट्रांसप्लांट के मरीज हैं उन लोगों में होने की संभावना है। ये आंख में हो सकता है, ये नाक में हो सकता है, ये ब्रेन में हो सकता है। कुछ भी अनयूजुअल चीज जो लगता है, आंख में लाल होना, सूजन आना, दिखने में दिक्कत, दो दिखना, ये सारी चीजें इस ब्लैक फंगस के सिम्टम है। डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी पहचानने की जरूरत है। और जो शुगर के मरीज है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी मरीज देखे हैं 99 वो शुगर के मरीज ही देखे जिनमें शुगर अनकंट्रोल था, तो सब लोग इससे ना डरें। जिनको शुगर है वो अपना शुगर टाइटली कंट्रोल रखें और बार बार चेक करें। अपने शुगर को आप कंट्रोल रखेंगे तो इसमें खतरा जो है वो कम हो जाएगा। आदित्य, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल कमलेश जी सर से ये था कि सर जैसे हम कोविड से रिकवर हो जाते हैं उसके बाद तो बहुत से लोगों को हमने देश भर में प्रॉब्लम देखी है कि उनको हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिजीज का खतरा रहता है, तो उससे हम कैसे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कमलेश जी, क्या क्या किया जाए इसके लिए? हाँ, ये ठीक है। उन्होंने हार्ट के संबंध में पूछा है, तो ये देखिए आजकल वैसे भी हार्ट डिजीज जरा कम उम्र के लोगों में दिखाई दे रहा है, लेकिन कोविड पेशेंट्स में भी हार्ट डिजीज बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उसका खास कारण यह है कि कोविड से नेगेटिव हुए लोगों में भी जो थ्रोम्ब बन रहा है, खास तौर से हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं उनमें थ्रोम्ब बनने के कारण हार्ट को पूरी सप्लाई मिल नहीं पाती है। इसलिए आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से उस थ्रोम्ब को गलाने वाली क्रियाएं, उस थ्रोम्ब को पिघलाने के लिए और मांसपेशियों, हार्ट की मांसपेशियों को ताकत देने वाली जो चीज़ें हैं वो इसके लिए उपयुक्त हो सकती हैं। तो इसमें अर्जुन एक हो सकता है, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ऐसे ही कुछ रस योग हैं, उन रस योगों का भी प्रयोग एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के माध्यम से हम संपर्क करेंगे तो सिद्धांत ये रहेगा कि उसको थ्रोम्ब को डिजोल्व करने वाली जो वनौषधियाँ, काष्ठौषधियाँ हो सकती हैं, रसौषधियाँ हो सकती हैं, उनका प्रयोग करें चिकित्सक के परामर्श से। दूसरा, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये ओम चैंटिंग का एक नियमित रूप से अभ्यास करेंगे और जो भ्रामरी प्राणायाम है वह हार्ट और लंग्स इन दोनों में कहीं भी थ्रोम्ब को डिजोल्व करने में बहुत कारगर है। इसलिए धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास यदि करते हैं तो इस समस्या से वो छुटकारा पा सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम को अगर आप करेंगे तो आपको इसके बाद फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा और जो रिकवरी है वो बेहद बेहतर होगी। अमूमन एक समस्या जो है वो कमलेश जी लोगों के सामने इस वक्त आ रही है, वो है एंजाइटी की। घबराहट लोगों में बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? हाँ, बहुत ये अक्सर अभी जितने रिहेबिलिट हो रहे हैं कोरोना नेगेटिव पेशेंट्स, उनमें एग्जाइटी है, इंसोम्निया है, अनिद्रा है, अनावश्यक भय है। तो ये जो लक्षण जिनमें आ रहे हैं वो उस कोविड का इफेक्ट अभी निकल पर नहीं आया। पिछले उन दिनों में, जिन दिनों में वो कोरोना से पीड़ित रहे, घर से आइसोलेट रहे, एक असुरक्षा का भाव उनमें आया, मन की कमजोरी सामने आई, तो ऐसे में मन मस्तिष्क को ताकत देने वाली, कूल काम इफेक्ट देने वाली जो औषधियाँ हैं उनको प्रयोग उनको कराना। तो वहाँ सत्वावजयी चिकित्सा हमारे यहाँ होती है कि मन को प्रबल करने के लिए कुछ औषधियाँ भी होती हैं, कुछ उनकी काउंसलिंग भी होती हैं, परिवार का सानिध्य भी उनको मिलना चाहिए। उनमें एक जो असुरक्षा का भाव घर कर गया मल मस्तिष्क में, उसको दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए खान पान में एक न्यूट्रिशियस डाइट तो ले ही लें। इसके अलावा मेध्य रसायन का एक वर्ग है हमारे आयुर्वेद में जो मस्तिष्क को ताकत देने वाला होता है, जिसमें ब्राह्मी है, मंडूक पर्णी है, मधुयष्टि है, ऐसी चीज़ें इनके बने हुए जितने योग हैं, ऐसे मेध्य औषधियों से सिद्ध किए हुए घृत हैं, जैसे ब्राह्मी घृत हो गया, पंचघृत हो गया, महाचैतस घृत हो गया। इनका प्रयोग यदि व्यक्ति करता है, रोगन बादाम का वो प्रयोग करता है, और इनका न केवल खाने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने का सबसे बड़ा माध्यम है नेजल ट्रैक्ट से देना। तो इन्हीं औषधियों का नासा के माध्यम से भी, नस्य के रूप में भी यदि प्रयोग करता है तो उसकी एंग्जाइटी दूर होगी, अनिद्रा दूर होगी, काउंसलिंग के माध्यम से परिवार वालों को सहयोग मिले उसे, और जो उसके मन में मस्तिष्क में जो असुरक्षा की भावना घर कर गई है उसको दूर करने के लिए तो मन मस्तिष्क शरीर तीनों स्तरों पर ये व्यवस्था करके हम उसके एंजाइटी से जो है वो पार पा सकते हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोरोना के इस मुश्किल हालात में हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमें फिक्र है आपकी और इसीलिए रोज़ाना हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आपके बीच आते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं और कोशिश यही होती है एक पॉजिटिव मैसेज जो है आप लोगों तक पहुंचे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना से इस लड़ाई को हमें जीतना है।